हेलो स्टूडेंट, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम से में थे, इसलिए विलम्ब हो जा रहा है। लेकिन आज से या कल से कंटिन्यू हम चलेंगे। और हमने जैसा बताया है कि जैसे कि कई लड़के कमेंट ये किए हैं कि सर कोर्स पीछे जा रहा है। कोर्स को पीछे मैं नहीं जाने दूंगा। आप लोगों का 20 मई से छुट्टी हो जाएगा, लेकिन मेरा कंटिन्यू जारी रहेगा, पूरा जून भी जारी रहेगा, इधर मई में 20 मई के बाद भी जारी रहेगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अब लगभग कंटिन्यू रहूँगा, लेकिन टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ें। हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देख रहे थे, ये 10th क्लास का है, 10th क्लास का है, अध्याय 1 को देख रहे थे और यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे थे। यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे थे। राष्ट्रवाद इसका 5वां भाग होगा, भाग संख्या 5 होगा। देखिए, हम लोग इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ों का डिस्कशन कर चुके हैं। अब क्या डिस्कस करना है? तो अब एक डिस्कस करना है महत्वपूर्ण प्रश्न कि यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, या हम कहें कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला। इसी प्रश्न को हम लोगों को देखना था। तो इस प्रश्न को, और हमने बताया था कि ये प्रश्न न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में के अंतर्गत इसको पूछ चुका है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लगभग सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुका है, चाहे 9th क्लास में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से बात करें, चाहे 10th क्लास में अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था उसके आधार पर यदि बात करें, तो लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, तो देखिए, किताब भी खोल करके देखते रहिए, किताब में पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे भी बोलने के क्रम में, कैमरा है, थोड़ा सा बोलने के क्रम में हेजिटेशन होता है, तो बोलने के क्रम में हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए फैक्ट्स, लेकिन मैं कोशिश करता हूं क्योंकि इधर उधर फैक्ट ना हो। लेकिन पढ़ेंगे तो देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में किसी भी प्रकार के, जिसको हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं, इस प्रकार के राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। जिसको आज की अगर भाषा में हम कहते हैं कि जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, चाहे ब्रिटेन है, इस प्रकार के राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि राजनीतिक एकता का अभाव था। यानी कि इन देशों में कहें तो राजनीतिक एकता का अभाव था, राजनीतिक एकता का अभाव था। और वे छोटे छोटे स्वायत्त शासित क्षेत्रों में बटे हुए थे। वे निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और उनकी कोई सामूहिक पहचान भी नहीं था। न तो सामूहिक पहचान था, ना ही कोई सामूहिक संस्कृति थी, बल्कि वे लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते भी थे। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, अगर इटली को ही ले लें, हम इटली के एकीकरण को जहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इटली के एकीकरण को हम लोगों को पढ़ना है। इटली के एकीकरण से पूर्व, यानी इटली का जब एकीकरण होता है, राष्ट्रवाद की भावना जब पनपती है और राष्ट्रवाद की भावना जब पूरे यूरोप में फैलती है, तो उससे यूरोप का एकीकरण होता है। सॉरी, यूरोप का नहीं, इटली का एकीकरण होता है। इटली के एकीकरण से पूर्व यह 7 राज्यों में विभक्त है, या कह सकते हैं 7 स्वायत्त शासित क्षेत्रों में विभक्त है। मैं समझा रहा हूँ, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसके बाद जब इटली का एकीकरण हो जाता है तो एक देश बनता है जिसको हम लोग इटली के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन भी क्या है, अभी एकीकृत नहीं हुआ है। जब 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन होता है, तो स्कॉटलैंड इसके साथ आकर के मिल जाता है। उसके बाद पुनः 1801 में आयरलैंड पर प्रभुत्व कायम करने के बाद यह ब्रिटेन का एकीकरण, जो आज का जो ब्रिटेन है उसका एकीकरण की बात किया जाए तो 1801 में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में क्या है, राष्ट्र राज्यों का अभाव है, उनमें राजनीतिक एकता का अभाव है। लेकिन यह जब स्वायत्त शासित क्षेत्रों में बटे हुए हैं, कोई राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, सभी लोग निरंकुश राजतंत्र के अधीन हैं, ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्रवादी भावना जो कि सबको एकता के सूत्र में बांध दे, यह फैलना आसान काम नहीं है। क्योंकि उनका जो
कह सकते हैं कि उनकी जो स्वामी भक्ति है किसी राष्ट्र के प्रति नहीं है। किसके प्रति है? तो एक राजा के प्रति है। और राजा क्या है? निरंकुश है, निरंकुश है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी भावना कैसे पनपी और कैसे पूरे यूरोप के देश, जो आज के देश हैं, जिसको हम लोग जर्मनी कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं, इटली कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, तो आज के देश का निर्माण हुआ। उसी के कारण को हम लोगों को पढ़ना है कि कौन से वे कारण थे जिसके चलते राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, या कहें राष्ट्रवादी भावना का राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। और यही राष्ट्रवादी भावना क्या करेगी? राष्ट्र राज्यों का निर्माण करेगी, या हम कह सकते हैं कि यूरोप के देश एकीकृत होंगे, यानी एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो नंबर 1, कई कारण हैं, उसमें हम लोग एक एक कारण को देखते हैं। नंबर 1 कारण क्या है? जब पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने का पहला कारण ये है कुलीन वर्ग। नंबर 1, कुलीन वर्ग। यह एक वर्ग है जो यूरोप में सबसे शक्तिशाली वर्ग है, और सच पूछा जाए तो यह राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली और भूमि का मालिकाना हक रखता है। हम लोग पूरे यूरोप की अगर बात करें, हम लोग 9th क्लास में फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में फ्रांस के समाज का हम लोगों ने अध्ययन किया। वह एक उदाहरण है। मैं उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि वह एक उदाहरण था। और उसमें हम लोग देख रहे थे कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा था तृतीय स्टेट। इसके अंतर्गत तो पादरी थे, और पादरी को ही जानते हैं कि पादरी कौन होते हैं। तो ईसाई धर्म के अंतर्गत चर्चों में जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वह क्या होते हैं? वो उनको पादरी कहा जाता है। और इस द्वितीय वर्ग किसका था? तो इसमें सामंत थे, या कह सकते हैं कुलीन वर्ग था। और सबसे निचले पौधान पर अन्य लोग इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे, जो एकदम सामान्य लोग थे। यह वर्ग, यानी कि यह, इसीलिए हम लोग यूरोप में देखते हैं तो तत्कालीन यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपी है, तब यूरोप की बात करें तो यूरोप में 2 ही वर्ग मिलता है। नंबर 1 उच्च वर्ग और नंबर 2 निम्न वर्ग। ध्यान रखिएगा इस चीज को, निम्न वर्ग, 2 ही वर्ग मिलता है। अब उच्च वर्ग का निर्माण किससे होता है? तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से होता है। उच्च वर्ग का निर्माण जो होता है प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से होता है। यह वर्ग भले ही छोटा हो, यह वर्ग क्या है? छोटा है, परंतु क्या है? विशेषाधिकार से युक्त है। क्योंकि हम लोग 9th क्लास में देखे थे कि ये वर्ग ऐसे हैं जो कर नहीं देता है, बल्कि कर लेता है। तो हम यह देखते हैं कि पूरे यूरोप में किस प्रकार की स्थिति की परिस्थितियां हैं। तो एक वर्ग है जो छोटा ही सही, लेकिन भूमि का मालिकाना हक रखता है, विशेषाधिकार युक्त है, और वह क्या करता है? राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करता है। वह क्या है? उच्च वर्ग है, जिसके अंतर्गत सामंत है, कुलीन है, चाहे राजघराने से संबंधित लोग हैं, जिनके पास जागीरें हैं, वे लोग आते हैं। और यह निम्न वर्ग, यानी कि शेष जो सभी लोग हैं, तो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे कि तृतीय स्टेट को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यह क्या है? यह एक ऐसा वर्ग है जो करदाता है। केवल कर कौन देता है? तृतीय स्टेट देता है, करदाता है। दूसरा नंबर कि इसके अंतर्गत जो सामान्य रूप से काम करने वाले लोग हैं, चाहे व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे अदालती कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अन्य सेवा क्षेत्र से, कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए, यानी कि 2 को रखें, व्यापारी को रखें, उद्योगपति को रखें, या सेवा क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हुए हैं,
इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते हैं, चाहे ये बुनकर की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार के कलाकार की बात करें, ये सब सारे के सारे लोग किस में आते हैं? तृतीय स्टेट में आते हैं। और ये तृतीय स्टेट ही यहाँ पर निम्न वर्ग का निर्माण करता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जब यूरोप में राष्ट्रवादी भावना किसके द्वारा? उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा लाया जाता है और उनके द्वारा एक स्वप्न दिखाया जाता है कि हम लोग इस निरंकुश राजतंत्र या इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करके एक इस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग क्या होंगे? एक समान होंगे। सभी लोग एक समान होंगे, एक समान होंगे, सबको आज़ादी होगी, आज़ादी सबको होगी, सभी लोग एक ही विधि से प्रशासित होंगे और सबसे बड़ी चीज होगी कि जिस शासन का निर्माण किया जाएगा उस शासन में सबका अपना भागीदारी होगी। यानी कि शासन में भागीदारी की बात करें, भागीदारी की बात करें, ये सारी चीजें जब एक साथ लाया गया तो यह कुलीन वर्ग से नाराज वर्ग क्या किया? राष्ट्रवाद की भावना में से जुड़ता चला गया और एकता के सूत्र में बंधता चला गया, जिससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार हुआ। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात करें, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग की बात करें। देखिए, हम लोग देखते हैं कि 18वीं सदी में, 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। यानी इंग्लैंड में पहले औद्योगिक क्रांति होती है और पूरे यूरोप का औद्योगिकरण होता है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार में वृद्धि होती है। लेकिन यह भी देखा गया कि 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के अन्य देश, जैसे कि इंग्लैंड में जितना औद्योगिकरण का प्रभाव देखा जाता है, यूरोप के अन्य देशों में इस प्रकार के औद्योगिकरण का प्रभाव 18वीं सदी में नहीं देखा जाता है, बल्कि वह प्रभाव कब देखा जाता है? 19वीं सदी में देखा जाता है। और इसका इफेक्ट का क्या पूरे यूरोप में क्या होता है कि अभी हमने कहा कि पूरे यूरोप में या तो नंबर 1 उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग है, या नंबर 2 निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग है। लेकिन जब 19वीं सदी में पूरे यूरोप में वाणिज्य एवं व्यापार में जब वृद्धि होता है तो व्यापार में वृद्धि होने के कारण एक नया वर्ग आता है, एक नया वर्ग आता है जो कि बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। दूसरा नंबर कि वह व्यापार के माध्यम से काफ़ी संपदा को अर्जित कर लिया है और जिसके कारण वह क्या चाहता है? वह निरंकुश राजतंत्र को हटाना चाहता है, बदलना चाहता है। वह क्या करना चाहता है? निरंकुश राजतंत्र के जगह पर एक ऐसी शासन व्यवस्था लाना चाहता है जिसमें जो विशेषाधिकार युक्त ना हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था लाना चाहता है जिसमें सभी को एक समान अधिकार हो, जिसमें सभी को आज़ादी हो। इस प्रकार की व्यवस्था लाना चाहता है और जिसको हम लोग आधुनिक समय में क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। आधुनिक समय में हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और इस औद्योगिकरण के कारण, यानी पूरे यूरोप का जब औद्योगिकरण होता है तो क्या आता है? एक नया वर्ग आता है, जिसको हम लोग नया वर्ग जो आता है जिसको हम लोग मध्य वर्ग कहते हैं, या कह सकते हैं औद्योगिक वर्ग आता है, औद्योगिक वर्ग आता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य वर्ग कहते हैं। तो अब यह क्या हो गया? दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर मध्य वर्ग आ गया। यहाँ पर मध्यवर्गीय आ गए। इस मध्यवर्गीय में कौन लोग शामिल थे? तो चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे सेवा क्षेत्र से जितने लोग भी जुड़े हुए हों, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे किसान हो, चाहे कारीगर हों, सारे के सारे लोग इस मध्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि बुद्धिजीवी हैं और संपदा संपन्न हैं। तो एक नए वर्ग का निर्माण होता है जिसको हम लोग औद्योगिक वर्ग जानते हैं और औद्योगिक वर्ग को ही हम लोग यहाँ पर मध्य वर्ग कहते हैं। यहीं पर पूरे यूरोप में 19वीं सदी में जो
औद्योगिकरण होता है उसके परिणाम स्वरूप यह न केवल मध्य वर्ग आता है जो कि औद्योगिक वर्ग से बनता है, बल्कि एक और वर्ग आता है जिसको हम लोग श्रमिक वर्ग कहते हैं। श्रमिक वर्ग कहते हैं। लेकिन श्रमिक वर्ग क्या है, वह निम्न वर्ग में शामिल हो जाता है। और यह जो औद्योगिक वर्ग है इससे क्या निर्माण होता है, मध्य वर्ग का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि जो उदारवाद की उन्नत विचारधारा है, जो मांग क्या करता है, राष्ट्र राज्य का मांग करता है, एक ऐसे राष्ट्र राज्य का मांग करता है जो संप्रभु राष्ट्र राज्य हों, जो संप्रभु राष्ट्र राज्य हों। इस प्रकार के राज्यों की मांग कौन कर रहा है, ये मध्यवर्गीय कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये मध्यवर्गीय जब औद्योगिकरण के कारण, पूरे यूरोप में औद्योगिकरण के कारण जब ये मध्यवर्गीय संपदा संपन्न हो जाते हैं तो पूरे यूरोप में व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं, और जिसके कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार होता है। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 सबसे बेहतर चीज है उदारवाद। देखिए अभी तक जो पढ़ाएं, जो हम बता रहे हैं उसी को समेट रहे हैं। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इस क्वेश्चन के अंतर्गत किसी एक्स्ट्रा चीज़ को हम नहीं ला रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रारंभ में ही बता चुके हैं कि मध्यवर्ग क्या क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि मध्य वर्ग की बात, कुलीन वर्ग की बात करें, मध्य वर्ग की बात करें, या सबसे बेहतर चीज़ है उदारवाद। अगर यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय किसी को है तो वह उदारवाद की है। अब उदारवाद पर यहाँ पर देखिए, उदारवाद के संबंध में उदारवाद का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा नंबर की उदारवादी किस प्रकार के राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से और डिटेल्स में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है कि यह उदारवादी जो हैं, जो कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रचार प्रसार करने का श्रेय इन्हीं उदारवादियों का है। ये मध्य वर्ग से ही आते हैं, ये मध्य वर्ग से ही आते हैं। और मध्यवर्ग की उन्नत विचारधारा ही हम लोग उदारवाद के नाम से जानते हैं। ये उदारवादी क्या हैं, ये उदारवादी मैक्सिमम इसमें कौन से लोग हैं जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं। और तत्कालीन यूरोप में देखा जाता है कि तत्कालीन यूरोप जो कई स्वायत्त क्षेत्रों में बटा है, हर स्वायत्त क्षेत्रों में सीमा शुल्क है, हर स्वायत्त क्षेत्रों में माप और तौल की अलग अलग प्रणाली है, जिसके चलते दिक्कत क्या होता है कि उनका व्यापार में सहूलियत प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि वे लोग क्या चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं कि सत्ता में साझेदारी करें, यानी सत्ता में हम लोगों का भी साझेदारी हो, ताकि हम लोगों को व्यापार में विकास के लिए नीतियों का निर्माण किया जाए। क्योंकि देखिए व्यापार में विकास के लिए आवश्यक है कि बंधन मुक्त होना चाहिए, तभी वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का प्रवाह होगा, पूंजी का प्रवाह होगा। अगर ये तीनों का प्रवाह बेधड़क हो रहा है तो नो डाउट वहां पर व्यापार में वृद्धि होगा, व्यापार में वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर पूरे यूरोप में देखा जा रहा है कि तत्कालीन पूरे यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर मापतौल की एकल प्रणाली नहीं है। वहाँ पर सीमा शुल्क ज़्यादा लगने के कारण व्यापारियों को बहुत कष्ट होता है, समय भी वेस्ट होता है, और उसके सीमा शुल्क ज़्यादा देने के चलते उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि एक उदाहरण इसके आप ही की किताब में मिलेगा कि हैमवर्ग से न्यूरे वर्ग जाने में 11 सीमा शुल्कों को पार करना पड़ता है। 11 सीमा शुल्क नाकों को प्राप्त करना पड़ता है। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि हर नाकों पर 5% सीमा शुल्क देना पड़ता है। अब एक व्यक्ति है जो हैमवर्ग से न्यूरेम वर्ग
जाने में उसको 11 सीमा शुल्कों से होकर के गुजरना पड़ता है। एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं। और यह हर प्रत्येक सीमा शुल्क पर 5% सीमा शुल्क में वृद्धि हो जाता है, सीमा शुल्क लिया जाता है। और दूसरा नंबर यह देखा जाता है कि जो ये 11 क्षेत्र हैं, यहाँ पर नाप तौल की जो प्रणाली है एले है। और एले में क्या है, कहीं पर इस एले में सेंटीमीटर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। इसी प्रकार से मापने की नहीं, इसी प्रकार मापने की जो व्यवस्था है उसी प्रकार से भार की जो व्यवस्था है उसमें भी दिक्कत है। तो 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रहा है, 2 प्रकार की दिक्कत आएगा। नंबर 1 दिक्कत ये आएगा कि सीमा शुल्क बढ़ने के कारण उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, नंबर 1, जिससे मुनाफा कम होगा। और नंबर 2 की बात करें कि जब हर जगह की माप तौल की प्रणाली अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि जब सीमा पर हमारा माल पहुंचेगा तो उस समय हमारी पास जितने वस्तु हैं उसी वस्तु पर सीमा शुल्क लगेगा। अब वहां पर गणना करने में बहुत टाइम किल होता है। और यही कारण है कि ये जो मध्यवर्गीय हैं, जिनका निर्माण औद्योगिक वर्ग से हुआ है, औद्योगिक वर्ग से हुआ है, जो करते क्या है, औद्योगिक वर्ग से हुआ है जो व्यापार में लगे हुए हैं। और ये व्यापारी क्या चाहते हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को हटा करके आर्थिक एकता चाहते हैं, जिसमें कि सीमा शुल्क ना हो, माप तौल की एकल प्रणाली हो, मुद्रा एक समान हो, ताकि उनको व्यापार में कोई दिक्कत न हो। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए सत्ता में अपना हिस्सेदारी बढ़ाना पड़ेगा, साझेदारी बढ़ाना पड़ेगा। जब सत्ता में साझेदारी हम बढ़ा लेंगे तो अपने व्यापार में वृद्धि एवं विकास के लिए नीतियों को बनाना आसान होगा। और ऐसे हालात में वह क्या चाहते हैं, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर एक ऐसे शासन तंत्र चाहते हैं जिसमें सभी जनता का साझेदारी हो। तो निरंकुश राजतंत्र को हटाना चाहते हैं। और यही कारण है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, ये लोग चाहते हैं कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, ये लोग चाहते हैं कि संविधान का निर्माण हो, ये लोग चाहते हैं कि सभी को एक समान अधिकार मिले, ये लोग चाहते हैं कि सभी को आज़ादी मिले, ताकि ये हमारे सभी लोगों को एक समान आज़ादी मिलेगा तो सभी को विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा नंबर की आर्थिक एकता चाहते हैं, और आर्थिक एकता के अंतर्गत एकल मुद्रा प्रणाली चाहते हैं, ये माप तौल की एकल प्रणाली चाहते हैं। यानी कि सारी व्यवस्था इस प्रकार की चाहते हैं जिसे हम लोग आज आधुनिक समय में लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये उदारवाद की भावना पूरे यूरोप में मध्यवर्गीयों के द्वारा, या कह सकते हैं कि उदारवादियों के द्वारा जब यूरोप के लोगों के बीच में जाकर के प्रचार प्रसार किया गया, तो यूरोप के लोगों ने बहुत ही इस व्यवस्था को बेहतर समझा, क्योंकि वह निरंकुश राजतंत्र से पहले से परेशान थे। उनको किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार था नहीं, किसी भी प्रकार के आर्थिक अधिकार थे नहीं, वे जमीन के मालिकाना हक तो कुलीनों के पास था। और ऐसी स्थिति में जो उदारवादियों के द्वारा जिस प्रकार की व्यवस्था की बात किया जा रहा था, उस व्यवस्था के अंतर्गत उन लोगों को अपने लिए अवसर दिख रहा था, संभावनाएं दिख रही थी। और यही कारण है कि वह क्या किए, एकता के सूत्र में बंधना प्रारंभ हो गए, एकता के सूत्र में बंधना प्रारंभ हो गए और पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। ये आपका तीसरा पॉइंट हुआ, उदारवाद, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में काफ़ी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर इतना ही। अगर हम कहें तो चौथे कारण की बात करें तो 1815 के बाद के रूढ़िवादी विचारधारा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वही 1815 का काल है जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में संयुक्त शक्तियों से पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के अध्यक्षता में। और वहाँ पर वियना
सम्मेलन के अंतर्गत एक संधि को स्वीकार किया जाता है जिसे हम लोग वियना संधि के नाम से जानते हैं। और उसके तहत यह प्रयास किया जाता है कि जो भी परिवर्तन नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया है वह सारे के सारे परिवर्तन को समाप्त कर दिया जाए। और समाप्त करने के बाद यानी या फिर हम कहें कि एकदम इसको डीप में जाकर कहें तो उदारवाद की भावनाओं के अनुसार जो परिवर्तन हुआ था उन परिवर्तनों को बदल करके किस भावनाओं के अनुसार रूढ़िवादी विचारधारा को प्रमुखता प्रदान किया गया। और पूरे यूरोप में देखा गया कि पूरे यूरोप में जो नेपोलियन बोनापार्ट जो अपने नागरिक संहिता के माध्यम से परिवर्तन कर रहा था उन सारे परिवर्तनों को समाप्त करके रूढ़िवादी परंपराओं को कायम कर दिया गया। जब ये रूढ़िवादी परंपराएं पूरे यूरोप में कायम होने लगी 1815 के बाद, तो वहां पर एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जितने भी उदारवादी राष्ट्रवादी थे इन पर ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग आतंक करते थे और जिसके कारण इन लोगों को गुप्त संगठनों के माध्यम से ये उदारवादी राष्ट्रवादी पूरे यूरोप में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगे। देखा जाता है कि जब रूढ़िवादी लोग यूरोप में अपने विचारधारा को थोपने के लिए और निरंकुश राजतंत्र को वापस लाने के लिए उदारवादियों की भावनाओं को जो कुचलना प्रारंभ किए, तो यह देखा जाता है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, नागरिक संहिता के अनुसार पूरे यूरोप में ये प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तन किया, लोगों को आज़ादी मिला। और लोगों को जब आज़ादी मिला तो उन्होंने अच्छा फील किया, अच्छा महसूस किया। और ऐसे हालात में जब रूढ़िवादी विचारधारा आए तो रूढ़िवादी विचारधारा के ये लोग क्या हो गए, खिलाफ हो गए। और उनको समझ में आने लगा कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना आवश्यक है। और यही कारण है कि ये लोग एकता के सूत्र में यानी कि राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के एकता के सूत्र में बंधना प्रारंभ हो गए, जिसके कारण यूरोप के सभी देशों में एकीकरण प्रारंभ हो गया और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रचार प्रसार हो गया। एक लास्ट कारण और है क्रांति का युग, या कह सकते हैं पांचवा कारण है क्रांतिकारी कार्यवाहियां। अब होता क्या है, देखिए, इधर कुलीन वर्ग से पूरे यूरोप की जनता नाराज है, दूसरी तरफ मध्य वर्ग का निर्माण होता है, उनकी विचारधारा उदारवादी आ जाती है और उसके बाद रूढ़िवाद को थोपने का प्रयास किया जाता है। इस बीच क्रांतिकारी क्या करते हैं, जिसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स उदारवादी विचारधारा से वो भी ओतप्रोत है, उदारवादी विचारधारा को ही मानते हैं और ये लोग क्या करते हैं, पूरे यूरोप में क्रांति करना प्रारंभ करते हैं, जिसका परिणाम दो हम उदाहरण पहले भी दिए थे, यहाँ पर भी दो ही उदाहरण दे रहे हैं। जुलाई क्रांति होती है। जुलाई क्रांति कहाँ होती है, फ्रांस में होती है। कब होती है, तो 1830 में होती है। और जुलाई क्रांति जब होता है तो यहाँ पर लुई फिलिप शायद इसके वीडियो में जो पहले वाली इसके वीडियो है उसमें हम लुई फिलिप के जगह पर फिलिप द्वितीय बोल दिए हैं, लेकिन ये क्या है, लुई फिलिप है। लुई फिलिप को फ्रांस का शासक बना दिया जाता है। यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम हो जाती है, तो यहाँ पर सीमित राजतंत्र कायम हो जाता है। सीमित राजतंत्र कायम हो जाता है। राजतंत्र यानी असीमित राजतंत्र की जगह पर सीमित राजतंत्र कायम हो जाता है। पुनः फरवरी क्रांति होती है। फरवरी क्रांति होती है। कब होता है, तो 1848 में होता है। कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। और फ्रांस में क्या हो जाता है, फ्रांस गणतंत्र बन जाता है। गणतंत्र बन जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पूरे यूरोप में जब रूढ़िवाद की 1815 के बाद जब रूढ़िवाद की विचारधारा आ गई, वह प्रबल हो गई,
वह पूरे यूरोप में उसी विचारधारा के अनुसार निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। वैसी स्थिति में क्रांतिकारी क्या करने लगे, क्रांति के माध्यम से क्या परिवर्तन करना चाहते थे, शासन व्यवस्था परिवर्तन करना प्रारंभ, शासन व्यवस्था परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिए। और ये लोग क्या करते थे, जनता के बीच में जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे और उन्हें इस व्यवस्था यानी कि निरंकुश राजतंत्र के जगह पर एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था को कायम करने के लिए, क्रांति के लिए उकसाते थे, जिसके चलते जुलाई क्रांति होती है और अंतोगत्वा ये फरवरी क्रांति होती है। लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके भाग जाता है और वहाँ पर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है और फ्रांस सदा के लिए गणतंत्र बन जाता है, यानी कि 1848 के बाद पुनः वहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्थाएं कायम नहीं होती है। इन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण, इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण क्या होता है, पूरे यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार होता है और राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि संप्रभु राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है, संप्रभु राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है। तो ये 5 कारण हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत कुलीन वर्ग है, मध्य वर्ग है, उदारवादी हैं, उसके बाद 1815 के बाद रूढ़िवाद की सरकारें और वियना सम्मेलन है, और पांचवें की बात किया जाए तो पांचवें में है क्रांतिकारी कार्यवाहियां हैं। इसके अतिरिक्त रोमानी राष्ट्रवाद है, या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यूनान की स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो रोमानी रूहानीवादों ने वहाँ पर बहुत काम किया था, जिसके चलते 1821 में यूनान की स्वतंत्रता के लिए क्रांति होना प्रारंभ होता है और 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होती है और यूनान आज़ाद हो जाता है। ये एक क्या है, उदाहरण मात्र है, क्योंकि यह किसके माध्यम से होता है, क्रांतिकारी माध्यमों से होता है। यूनान की आज़ादी ये उदाहरण मात्र है, जो कि 1821 में वहाँ के यूनान को आज़ाद करने के लिए क्रांति प्रारंभ होती है और 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि होती है और यूनान आज़ाद हो जाता है। ये सारे के सारे दृष्टांत यह बताते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैल रही है और यूरोप के देश कैसे एकीकृत होकर के संप्रभु राष्ट्र राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि 1848 के बाद देखा गया कि 1848 के बाद, यानी कि फ्रांस को गणतंत्र बनने के बाद, पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है, उसके हालांकि काफ़ी पहले ही ब्रिटेन का भी एकीकरण हो चुका है, यानी कि यूरोप का देशों का एकीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले चीज़ में, तो यहाँ यही है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने का कारण। अगर इसके बाद आता है महत्वपूर्ण चीज़ आती है तो 3-4 चीज़ें आता है और उसको हम शामिल करेंगे, कल ही उसके लिए क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे और आप लोगों को दे देंगे। इटली का एकीकरण, उसके बाद दूसरा होता है जर्मनी का एकीकरण, तीसरा है ब्रिटेन का एकीकरण और लास्ट एक चीज है रेनन, चौथा है रेनन के अनुसार राष्ट्र राज्य क्या होते हैं। ये 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक पर हम लोगों को चर्चा करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इटली का एकीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है, जर्मनी के एकीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटेन के एकीकरण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। दूसरा नंबर की रेनन के अनुसार राष्ट्र राज्य क्या होते हैं, इनसे बहुविकल्पी का भी प्रश्न पूछता है। और पहले यानी कि सन 2023 से पहले इस पर लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछता था, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, सरासरी निगाह से इसको भी देख लिया जाएगा। इन 4 टॉपिक पर
हम हो सकता है कि दो दो टॉपिक करके या टाइम मिलेगा, जैसा भी आपका, अगर लंबा टाइम नहीं जाता है, शॉर्ट टाइम में रहता है, तो शॉर्ट टाइम में हम ये चारों को करने का प्रयास करेंगे, या फिर दो दो को करके उसके बाद हम इस लेसन का नोट्स दे देंगे और उसके बाद आगे देखा जाएगा। थैंक यू।